हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th केमिस्ट्री और क्लास 12th केमिस्ट्री में हमने 5 न्यूमेरिकल कर लिए थे एनसीईआरटी के। ठीक है, आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मतलब विलेयता। विलेयता को अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो इसे हम घुलनशीलता कह सकते हैं। घुलनशीलता का मतलब होता है जैसे आप पानी में नमक को घोलते हैं तो वो उसमें क्या होता है, घुल जाता है। इसी तरीके से आप पानी में चीनी को घोलते हैं तो चीनी पानी में क्या होती है, घुल जाती है। ठीक है, तो जब आप चीनी पानी में घोलते हैं तो हम कहते हैं कि हम एक ठोस को द्रव में घोल रहे हैं। और ये जो चीनी की विलेयता है, उसमें जो चीनी की घुलनशीलता है, उसको हम कहते हैं एक ठोस पदार्थ की द्रव में विलेयता, या हम कहते हैं ठोसों की द्रवों में विलेयता। अब अगर हम कोई गैस वाटर में प्रवाहित कराएं और वो गैस उस पानी में घुल जाए तो हम कहेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता। ठीक है, चलिए आज हम विलेयता के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर विलेयता के वो को हम क्या कह सकते हैं, घुलनशीलता, और इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, सोल्यूबिलिटी। जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में डाला जाता है तो वह घुलने लगता है, जिससे विलयन में विलेय की सांद्रता बढ़ने लगती है। जैसे जैसे आप पानी में चीनी को घोलते जाएंगे, पानी में चीनी की विलेय जो सांद्रता है वो बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आ जाएगा कि पानी एकदम चाशनी के जैसा हो जाएगा, बहुत ही गाढ़ा। तो हम फिर पानी को कहेंगे सांद्र विलयन। और जब चीनी बहुत कम रहेगी और पानी ज़्यादा रहेगा तो उस अवस्था में हम पानी को कहेंगे तनु विलयन। तनु विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है और सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा बहुत अधिक होती है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि संतृप्त विलयन क्या होता है और असंतृप्त विलयन क्या होता है। देखिए, विलेय की सांद्रता अधिक, अगर विलेय की सांद्रता अधिक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम उसमें विलेय को घोल सकते हैं, तो हम उस विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। और अगर एक लिमिट के बाहर पहुंच जाएं और फिर उसके बाद विलेय ना घुले, मतलब कि विलेय घुलना बंद हो। एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विलेय की मात्रा अधिक हो जाएगी तो फिर यहाँ पर नहीं घुलेगा। ठीक है, एक अधिकतम सीमा तक घुलेगा। ठीक है, इस वाले में थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने उल्टा बता दिया, ध्यान नहीं रहा, सॉरी। यहाँ पर क्या संतृप्त विलयन क्या होता है कि संतृप्त विलयन में एक अधिकतम सीमा तक ही घुलता है। उसके बाद में देखिए, आप जब चीनी को पानी में घोलते हैं, आप घोलते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी। तो वही सिस्टम है ना कि जब विलयन में हम किसी विलेय को घोलते हैं और घोलते जाएं और एक अधिकतम सीमा के बाद विलेय घुलना बंद हो जाए, विलेय ना घुले, तो उस कंडीशन में हम इस विलयन को कहेंगे संतृप्त विलयन। ठीक, और अगर मान लीजिए कि विलेय घुल रहा है, जरा सा भी घुल रहा है, तो हम कहेंगे कि इस समय जो हमारा विलयन है वो है असंतृप्त विलयन। ठीक है, तो संतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन क्या है, ये पता चला आपको। तन विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, ये भी पता चला आपको। विलेयता क्या होती है, ये भी जाना आपने। अब हम जानेंगे कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे ठोसों की द्रवों में विलेयता पर। मतलब कि लिक्विड्स में जब हम सॉलिड्स को घोलते हैं तो उन पर जो है उनकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात, ठोसों की द्रवों में विलेयता पर अगर हम बात करें तो इसमें 2 प्रकार की रिएक्शन आ जाती हैं, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी। अब ऊष्मा शोषी क्या होती है, ऊष्मा छेपी क्या होती है। तो देखो, ऊष्मा शोषी वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनको कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है।
और ऊष्माक्षेपी वे अपक्रियाएं होती हैं जिनको कराने से हमें ऊष्मा मिलती है। जैसे जब आप पानी में चूना डालते हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, भाप निकलती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वो वाली जो अपक्रिया है, पानी और जल और चूने की जो अपक्रिया है, वो एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, ठीक। और अधिकतर अपक्रियाएं ज़्यादातर ऊष्मा शोषी होती हैं जिनको कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। चलिए ठीक है, तो अगर अपक्रिया आपकी ऊष्मा शोषी है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, ठीक है। और अगर आपकी अपक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। क्लियर है? चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पर बात करेंगे दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव क्या पड़ता है? तो ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक। सपोज दैट आप क्या करें कि एक छोटे से ग्लास में पानी में इतनी सी चीनी लीजिए, मतलब 100 ग्राम तक, मतलब कि 50 ग्राम तक चीनी लीजिए और फिर 50 ग्राम चीनी ले लीजिए, छोड़ दीजिए ऐसे, तो देखेंगे कि चीनी नहीं घुलेगी, अपने आप चीनी नहीं घुलेगी जब तक आप कोई क्रिया उसके साथ नहीं करेंगे। फिर आप एक काम कीजिए कि 10 लीटर की बाल्टी लीजिए या 100 लीटर की बाल्टी लीजिए, 100 लीटर की टंकी। आपके पास अगर 100 लीटर की टंकी और वो जो छत पर रखी होती है, उसमें क्या करिए, उतनी ही चीनी डाल दीजिए और फिर देखिए कि कौन सी चीनी पहले घुल रही है। कोई सी भी पहले नहीं घुलेगी। जबकि जो बड़ी टंकी है वहाँ पर चीनी पर लगने वाला दाब क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर पानी ज़्यादा है, तो पानी चीनी पर अपना दाब ज़्यादा लगा रहा है, जबकि उस ग्लास में चीनी के ऊपर पानी द्वारा दाब कम लग रहा है। लेकिन दोनों ही नहीं घुल रही हैं, बिना हिलाए या बिना घोले नहीं घुल रही, दोनों जगह पर चीनी नहीं घुल रही है। तो हम ये कहेंगे कि दाब का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है ठोसों में द्रवों की विलेयता पर, ठीक है। तो ये था हमारा विलेयता और विलेयता पर ठोसों की द्रवों में विलेयता पर ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव आपने समझा। अब एक आएगा कि गैसों की द्रवों में विलेयता, ठीक है। चलिए हम गैसों की द्रवों में विलेयता समझ लेते हैं। गैसों की द्रवों में विलेयता, अब गैसों की द्रवों में विलेयता पर अगर हम बात करेंगे तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 चीज़ें। पहला पॉइंट, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर गैसों की विलेयता घट जाती है। जस्ट उल्टा है इसका ठोसों का। वहाँ पर क्या कर रहे थे, ताप बढ़ाने से 2 प्रकार की अपक्रियाएं हैं, ठीक है, वहाँ पर तो अपक्रिया पर निर्भर करता है, लेकिन मोस्टली टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो विलेयता बढ़ जाती थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर ताप बढ़ाने पर द्रवों में गैसों की विलेयता, द्रव में गैसों की विलेयता क्या होती है, घटती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। द्रवों में गैसों की विलेयता घटती है। और जस्ट अगर हम बात करें प्रेशर की, तो फिर प्रेशर क्या होगा कि बढ़ती है, सेम है। दाब बढ़ाने पर द्रवों में गैसों की विलेयता बढ़ती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए एक नियम है, समझ गए ना। द्रवों में
गैसों की विलेयता बढ़ती है। इसको अगर आपको समझना है तो एक नियम आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो जो नियम है वो है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, ठीक है। हेनरी ने किसके परिप्रेक्ष्य में नियम दिया था? तो गैसों की द्रव में विलेयता पर जो है हेनरी ने अपना नियम दिया था। अब इन्होंने बताया कि अपने नियम में इन्होंने ये कहा कि कोई अगर आपके पास जो है गैस है, तो किसी गैस की विलेयता द्रव की सतह पर गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। इन्होंने क्या बताया कि किसी गैस की विलेयता द्रव की सतह पर गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। और अगर आप थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे तो या करके एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में दाब या आंशिक दाब लिख सकते हैं। वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उसके मोल अंश को काई से प्रदर्शित करते हैं, चाहे तो आप इसे काई लिख सकते हैं। मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन भी ले सकते हैं कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उसके यानी गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो अब इस बात को अगर हम गणितीय फॉर्म में लिखें, गणित के रूप में, तो इसे हम गणितीय फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ पर जो हमारा आंशिक दाब है उसे हम P मान लेंगे और ये हमारा काई हो जाएगा, ठीक है। काई को आप यहाँ पर गैस लिख सकते हैं, इससे ये पता चलेगा कि ये गैस की बात कर रहा है। वैसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। P बराबर, जब भी हम ये वाला नहीं लिखो कोई टेंशन नहीं, इसको जब हम हटाएंगे तो एक नियतांक बढ़ जाएगा यानी कि KH, और ये हमारा काई, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये हेनरी के नियम का फॉर्मूला है। अब हम बात करेंगे कि ये KH क्या है। तो यहाँ पर KH को हम हेनरी नियतांक कहते हैं। हेनरी नियतांक, ठीक है। और इसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका जो मान है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब चलिए कि हम देख लेते हैं कि गैस की प्रकृति पर निर्भर तो करता है, ये बात अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर किन गैसों के लिए क्या क्या होता है ये हम एक पास लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। देखेंगे कि किस गैस के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो ये बात आप लिख लेना क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल लगाने में इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हीलियम के लिए KH की वैल्यू क्या होती है। तो हीलियम के लिए KH की वैल्यू रहती है 144.97, ठीक है। टेम्परेचर याद रखिएगा 293 केल्विन रहेगा, 293 केल्विन। हर जगह पर 293 केल्विन रहेगा। जहाँ पर 303 रहेगा वहाँ पर मैं लिख दूँगा, ठीक। चलिए N2 की बात करें तो N2 का होता है 76.48, ठीक। और H2 की बात करें तो H2 का रहता है 69.16। पुनः N2 की बात कर लेते हैं, लेकिन इस पर टेम्परेचर चेंज रहेगा 88.84 और टेम्परेचर 303 केल्विन रहता है। नेक्स्ट देखते हैं तो हमारा जो है O2 ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का जो है 293 पर रहता है 34.86। 293 यहाँ से स्टार्ट चली थी, 293 केल्विन, ठीक है। और ये भी 293 केल्विन पर होता है, ये भी 293 केल्विन पर होता है, ये 303 और ये भी 293 केल्विन पर, ठीक है। टेम्परेचर अलग अलग रहेगा तो अलग अलग दिखाएगा। और O2 का ही जो है टेम्परेचर अलग होता है तो 46.82 रहता है 303 पर, ठीक है। और फिर CO2 की बात करें तो CO2 का रहता है 1.67 298 केल्विन पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये KH की वैल्यूज़ हैं, इनको ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में दे देता है, बट अगर ना दिया हो तो क्या करोगे। इसलिए आपको क्या करना है, ये रिवाइज करके अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और अभी हम चलेंगे अपने हेनरी के नियम के अनुप्रयोगों पर। अभी आप इनको लिख लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। देखिए अनुप्रयोग मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आपको लिखने की ज़रूरत है तो आप समझकर लिख लीजिएगा। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। तो इसका जो पहला अनुप्रयोग होता है वो होता है कि शीतल पेय, शीतल पेयों। अब शीतल पेय का मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 गैस की विलेयता, CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को अधिक दाब के साथ बंद करते हैं। अब ये समझ लो ये क्या है भाई। शीतल पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। पेयों, पेपो नहीं लिखा है, पेयों लिखा है, या है, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक्स की मैं बात करूं, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स तो आप पिए ही होंगे। तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है कि CO2 गैस होती है। CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए जो है उसको बोतल को बहुत अधिक प्रेशर के साथ ढक्कन बंद कर देते हैं। जैसे आप जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं देखते होंगे प्रेशर के साथ गैस निकलती है बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अभी आपने हेनरी के नियम में पढ़ा कि अगर जो हमारा दाब होता है वो रिवर्स प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, विलेयता के, ठीक है। किसके, विलेयता के। अभी हेनरी ने बताया था, विलेयता बोलो या मोल अंश बोलो बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हेनरी कहते हैं कि जो दाब है उसके विलेयता होती है अनुक्रमानुपाती,
यानी अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी और दाब घटाएंगे तो विलेयता घटेगी। तो इसी हेनरी के नियम का ही प्रयोग करते हैं ये लोग कोल्ड ड्रिंक वाले। ये क्या करते हैं कि CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए, CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, दाब बढ़ा देते हैं, और जब दाब बढ़ता है तो फिर CO2 की विलेयता बढ़ जाती है। ठीक, क्लियर। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अच्छा दूसरा भी बता देते हैं इसी में, क्योंकि वो बड़ा है थोड़ा सा, और दूसरे में मैं सिर्फ एक वर्ड्स लिखूँगा, बेंड्स। ठीक है, अब ये बेंड्स क्या है तो मैं आपको बता दूं, बेंड्स एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है, और ये कैसे हो जाती है, तो जो आपके गोताखोर होते हैं जो समुद्र में जा के अंदर जाते हैं, गैस सिलेंडर लेकर समुद्र के अंदर जाते हैं, तो गोताखोर लोग क्या होते हैं कि सिलेंडर जब ले जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस ले जाते हैं, और जब अंदर जाते हैं वो, तो जैसे जैसे नीचे समुद्र के जाते हैं, पानी ऊपर, पानी का भार बढ़ता जाता है, पानी का जो दबाव है वो बढ़ता जाता है। जब वो काफ़ी नीचे पहुंच जाते हैं तो नसों पर जो है पानी का दबाव ज़्यादा लगता है, और दबाव की वजह से क्या होता है कि खून में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। जब विलेयता बढ़ जाती है, ठीक है, अच्छी बात है, विलेयता बढ़ गई, फिर वो लोग जब बाहर आते हैं तो दबाव कम हो जाता है, और जब दबाव कम होता है तो विलेयता घट जाती है। वही गैस खून से बाहर आने लगती है फिर से। जब वो खून से बाहर आती है तो छोटी छोटी पत्ती पत्ती जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ना वो बबल्स पैदा कर देती है, जिन्हें हम बुलबुले कहते हैं। तो वो अवरोध पैदा हो जाता है, जिनकी वजह से दिक्कत ये होती है कि गोताखोर का पूरा शरीर अकड़ जाता है। ठीक है, अकड़ जाता है बिल्कुल, और उसको बेंड्स नाम की बीमारी हो जाती है, और ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो बेंड्स से बचने के लिए ही क्या करते हैं कि ये लोग ना कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में थोड़ी सी हीलियम गैस भी ले जाते हैं। तो उपाय ये है इसका कि ये लोग क्या ले जाते हैं, बचने का उपाय, ये लोग क्या ले जाते हैं, 11.7% हीलियम। ठीक है, 11.7% हीलियम गैस ले जाते हैं, और 56.2% ये लोग नाइट्रोजन गैस ले जाते हैं, और साथ में जो है लगभग 32.1% ये लोग क्या ले जाते हैं, O2 ले जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन गैस। तो ध्यान रखना, प्योर ऑक्सीजन नहीं ले जाते हैं। 32.1% ऑक्सीजन, 56.2% नाइट्रोजन और 11.7% हीलियम गैस ये लोग ले जाते हैं। कहाँ, जब गोताखोर समुद्र में जाते हैं। तो ये हीलियम गैस तो अक्रिय गैस है। ये कैसी गैस है, अक्रिय, आपने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, अक्रिय कहते हैं, निष्क्रिय कहते हैं, उत्कृष्ट कहते हैं, और नोबेल गैस कहते हैं। तो 18वें वर्ग में जितनी भी गैसें हैं वो सब नोबेल गैसें हैं, 0 वर्ग में। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो 18वां वर्ग मिलेगा, जिसे शून्य वर्ग कहते हैं। वहाँ पर ये सारी गैसें दी गई हैं। ठीक है, पहली गैस हीलियम ही है, दूसरी गैस आर्गन है। चलिए यहाँ पर देखिए, तो ये उपाय ये है कि ये उनको ले जाना पड़ता है इतनी मात्रा में। हीलियम गैस सक्रिय गैस है जो कि इन लोगों की विलेयता को ब्लड में बढ़ने नहीं देती है। जब विलेयता बढ़ेगी नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब एक और तीसरा इनका है प्रयोग। ठीक है, वहाँ पर मैं उस रोग का नाम लिखूँगा एनॉक्सिया। ठीक है, एनॉक्सिया एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर दिक्कत ये होती है कि बहुत ही ज़्यादा विलेयता कम हो जाती है गैसों की। ठीक है, तो उससे भी बीमारी पैदा हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। ये कब होता है, जैसे हम पर्वतारोही जो होते हैं, पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे पर्वतारोही बहुत ऊपर तक चढ़ जाते हैं, 5-5, 6-6 किलोमीटर पर्वतों पे जब वो चढ़ते हैं तो देखो ऑक्सीजन का, वायु का जो दबाव है वो एक निश्चित ही ऊंचाई तक काम करता है, फिर वायु का दबाव काम नहीं करता है, हवा का दाब। तो यहाँ हम वायुमंडल में हैं, हम धरातल में हैं, तो यहाँ पर वायु का क्या लगता है, दाब लगता है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड में ऑक्सीजन की विलेयता है वो सामान्य बनी रहती है। जैसे जैसे पर्वतारोही ऊपर की ओर जाते हैं उन पर
गैस का यानी कि वायु का दबाव कम होने लगता है, और जैसे जैसे वायु का दबाव कम होता है तो उनके ब्लड में ऑक्सीजन की जो विलेयता होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है, क्योंकि हेनरी नियम के अनुसार जो है जो हमारा दाब होता है वो विलेयता के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी अगर दाब घटेगा तो विलेयता घटेगी। अब वो ऊपर की ओर जाते हैं तो दाब घटता जाता है, वायु का दाब घटता जाता है, और उस वजह से ऑक्सीजन की विलेयता भी जो है ब्लड में घटती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि जब बहुत ज़्यादा घट जाती है, जिसकी वजह से उनका ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनको आती हैं, नाक या कान से खून आने लगता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो सकती है, और इस रोग को कहा जाता है एनॉक्सिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने आज हेनरी रूल समझा होगा, और हेनरी रूल की जो है आपने वो भी समझे कि क्या होता है, इसके यूज़ क्या होते हैं। ठीक, अब इसमें जो है एक न्यूमेरिकल है, उदाहरण है आपका, हेनरी नियम से ही रिलेटेड है उदाहरण। तो चलिए हम आपको एक उदाहरण देकर इसका एक न्यूमेरिकल समझाते हैं। चलिए ठीक। अब आप लोग न्यूमेरिकल देखिए अपनी बुक का जो है इसी के नीचे, हेनरी नियम के नीचे न्यूमेरिकल लिखा है। अब देखिए पूरा न्यूमेरिकल तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन इसमें कुछ दिया गया है। नाइट्रोजन गैस दी गई है, ठीक है। देखो हम कुछ चीज़ें लिख देते हैं। गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। टेम्परेचर इसका दिया है 293 केल्विन, ठीक। 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन गैस विलेय होगी? N2 का आंशिक दाब, अब देखो आंशिक दाब भी दे दिया है N2 का, यानी कि P बराबर आपको दे दिया है कितना? 0.987 बार, ठीक है। तब 293 केल्विन पर नाइट्रोजन के लिए KH का मान, अब देखो KH का मान भी दे दिया है 76.48 केल्विन बार, ठीक है। इसका मात्रक केल्विन बार होता है। अब बार किसका मात्रक है? तो बार जो है दाब का छोटा मात्रक है, और पास्कल भी मात्रक होता है प्रेशर का। दाब का प्रेशर का जो है पास्कल भी मात्रक होता है, लेकिन पास्कल थोड़ा बड़ा मात्रक होता है, ठीक है, इसलिए हर जगह यूज़ नहीं किया जाता। तो P बराबर ये दे दिया इन्होंने, और KH बराबर ये दे दिया। हमसे पूछा है कि जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल जो है N2 गैस विलेय होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कितने मिलीमोल N2 गैस विलेय होगी। तो पहले तो हम बात करेंगे मोल की, फिर मिलीमोल की बात करेंगे, ठीक। यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बनेगा। तो आप जानते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, क्वेश्चन नहीं सॉल्यूशन, कि हेनरी के नियम से अगर हम इसको चलें तो आपका आ जाएगा P बराबर KH काई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक काम करें कि P का मान रख दें, P का मान कितना रख दें? 0.987, और जो है KH हमारा KH का भी तो मान दिया है, KH का मान रख दें 76.48, तो किलो बार। कुल मिला के बार से बार कैंसिल आउट हो जाए, केवल केल्विन बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा? देखो गुणे में आपका काई चल रहा है, वो भी नाइट्रोजन गैस के लिए। यहाँ पर भी आप नाइट्रोजन गैस लिख सकते हैं। तो काई N2 बराबर निकल कर आएगा 0.987, और ये अपॉन में चला जाएगा इसके 76.48, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, यहाँ पर 1 2 3 अंकों के बाद लगा है, इसलिए विपरीत साइड में, ऊपर साइड में, नीचे साइड में, देखो ऊपर ज़्यादा अंकों के बाद था, इसके उल्टा साइड में 0 बढ़ जाएगा, एक ही बढ़ेगा, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो जाएंगे ना, 2 तो पॉइंट से ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि इसका यूनिट था बार, और इसका यूनिट था किलो बार, ठीक है। तो बार से बार केल्विन बार था, तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखो,
वैसे एक बात बता दूं कि मोल अंश की कोई यूनिट होती नहीं है, ठीक है, मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भाग करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको जब आप भाग करेंगे तो इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.0129। और इसको और ज़्यादा डिफाइन करके लिखें हम लोग अगर, तो ये मिलेगा हमको यहाँ 1 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए, 1.29 इंटू 10⁻⁻², ये मिल जाएगा हमको, ठीक है, 10⁻⁻² मिल गया। अब देखिए इन्होंने पूछा था 1 लीटर जल में कितने होंगे, तो देखो ध्यान से एक बात समझो, 1 लीटर जल में जो है, जल में स्वयं जल के 55.5 मोल होते हैं। जल के कितने मोल होते हैं, 55.5 मोल होते हैं, ठीक है। या यूँ कहें कि जो उसकी मोलों की संख्या होती है, जल के मोलों की संख्या वो 55.5 होती है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम मोलों की संख्या का सूत्र लगाएं तो मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के मोलों की संख्या बटे नाइट्रोजन के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या, क्योंकि सूत्र होता है मोलों की संख्या, मोल अंश का सूत्र क्या होता है, मोल अंश बराबर मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, ठीक है। मतलब मोल अंश बराबर घटक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो घटक हमारा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं कि हर से हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि अधिक अगर तन विलयन है, बहुत अधिक तन विलयन है, तो उसमें विलय की मात्रा नगण्य होती है, इसीलिए हम हर से विलय की मात्रा को छोड़ सकते हैं। इसको यहाँ से हम नेगलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1.29 इंटू 10⁻⁻² आई थी, ठीक है। और n हमें ज्ञात करना है, अपॉन में ये बचा जल वाला, और जल के कितने मोल होते हैं, 55.5 मोल होते हैं, तो 55.5 हो जाएगा। अपॉन में 1 मान के इसका तिरछी गुणा कराएंगे, तो जब इसका गुणा कराएंगे तो n बराबर आ जाएगा 1.29 मल्टीप्लाइड बाई 55.5 आ जाएगा, गुणे 10⁻⁻², ठीक है। अब इसका आप गुणा करेंगे तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा आपको, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, 55.5 और 1.29 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 45 4 होता है 49, 49 के 9, 9 × 5 = 45, 45 और 4 फिर से 49 हो जाएगा, तो 49 ही लिखेंगे टोटल। 2 × 5 = 10 का 0, हाथ से लेग, 2 × 5 = 10, 1 11 का 1, हाथ से लेग, 2 × 5 = 10, 1 11, ठीक है। फिर देखो ये आ जाएगा 5 5 5 और इसको जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, इसको 9 10 15 के 5, हाथ से लेग, 5 5 10, 11 का 1, हाथ से लेग, और यहाँ पर 71 और 1 2 3 के बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा 71.595, ठीक है, 71.595 और गुणे 10⁻⁻², ये जो आ रहा है ना, ये मोल में आ रहा है, ठीक है। आप इसको मोल में ही रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा n बराबर 71, और ये जब कटेगा ये घात तो पॉइंट आगे लग जाएगा, जब ये घात कटेगी तो पॉइंट जो है आगे लग जाएगा, यानी कि 0.715 और 9 इंटू 10⁻5 तक ही रखो, ज़्यादा लंबा ना खींचो, पावर तो ख़त्म हो गई, मोल, ये जो आएगा ये हमारा आंसर आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने कहा था कि इसको मिली मोल में ज्ञात कीजिए, तो मिली मोल में ज्ञात करने के लिए हमें कराना होगा इसका गुणा, इसका जो ऊपर लिखा है, ठीक है, इसका गुणा कराना होगा किससे, 1000 से। चाहे तो यहीं पे भी कर सकते हैं, 7 पॉइंट यहीं पे कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 71.595 इंटू 10⁻⁻²। अब जब उसको मिली मोल में करेंगे तो 10⁻³ से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा 1000 से, ये चेंज हो जाएगा मिली मोल में,
मोल किस में बदल गया, मिली मोल में बदल गया। अब क्या करना है, देखो 3 में से 2 गई, कितनी बची, 1 बची, तो आ जाएगा 71.5950। ठीक है, ये जो हमारा आएगा मिली मोल, इतने मिली मोल हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ये मिली मोल में आएगा और वो मोल में आएगा। आप देखेंगे तो बुक में ये आंसर मैच नहीं करेगा, ये मैच करेगा लेकिन आगे मिली मोल लिखा है। हमारा जो आंसर आया वो दूसरा आया है, ठीक है, और उनका जो आंसर आया वो दूसरा आया। वो क्यों, सॉल्यूशन देखिएगा कायदे से, आंसर क्यों डिफरेंट आ रहा है। दरअसल उन्होंने पहले से ही मिस्टेक कर दी है पावर्स में। ठीक है, 10⁻⁻5 लेकर चल रहे हैं। मेरी यही नहीं समझ में आ रहा कि 10⁻⁻5 आया किधर से, जबकि इसमें 10⁻⁻2 बन रहा है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन एकदम राइट है। मैंने कई बार इस क्वेश्चन को किया। 10⁻⁻5 उसमें रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में इतनी जल्दी गलत होता नहीं है, बट पता नहीं कैसे मिसप्रिंट कर दिया। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन एकदम राइट है, इसको आप लगा लीजिएगा। ओके, मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, ठीक है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।